नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज फिर से आपके साथ में रूबरू हो रहा हूं एक और नए सेशन के साथ में आपसे कुछ नया शेयर करने के लिए। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम में आप ज़रूर ही सफल होंगे। ये आपके लिए मेरी कामनाएँ हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था पर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने संसद का जो टॉपिक था उसको ख़त्म कर लिया था। एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे थे संसद में, उनको मैंने ज़रूरी नहीं समझा पढ़ाना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चंस भी बहुत ही ना के बराबर उठते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक था भाग 5 में ही संविधान के, वो था उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो उसमें कई सारे विभिन्न आयामों पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की, इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे इसका गठन हुआ, कैसे इसके न्यायाधीशों का गठन होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, कैसे उनको शपथ दिलाई जाती है। तो इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो आपका भारतीय संविधान में जो उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में किया गया है। और कहाँ पर? भाग 5 में। सबसे पहली बात तो यहीं पे हो जाएगी ये, जब हम उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। आगे जब हम बात करें, सबसे पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन किसके तहत हुआ था, तो आप सभी को पता है, कलकत्ता में सबसे पहले एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। कब? किसके द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पहली बात ये थी रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें। दूसरी बात अगर हम करें तो इसी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अंतर्गत क्या कहा गया कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और क्या हुआ कि उसके बाद में जब क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ये जो उच्चतम न्यायालय था ये ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल के प्रति उत्तरदायी था, या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से न्याय में संतोष नहीं पाते तो आप अपीलीय, जो हम इसको भी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की संज्ञा नहीं दे सकते थे, क्योंकि आपको जब भी अगर इससे ऊपर कुछ अपील करना होता था तो अपीलीय जो न्यायालय था वो था प्रिवी काउंसिल, जो ब्रिटेन में था, आपका लंदन में। तो देश, आपको पता है कि देश में एक एकीकृत न्याय प्रणाली है, सभी के लिए एक ही जगह पर न्याय उपलब्ध है। कहूँ कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में। और उसके न्यायालय फिर आप क्या आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बाद में अगर आप बात करें तो राज्य के कुछ न्यायालय आएंगे, फिर अधीनस्थ न्यायालय आएंगे उनके अंतर्गत। तो उन सारे आयामों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और हाँ, आप अगर वीडियो से जुड़ गए हैं तो आपके अपने चैनल प्रेप एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो पाए। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की, उच्चतम न्यायालय की। टॉपिक लगभग 5 घंटे में ख़त्म होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं कि क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे तो टाइम तो चाहिए। तो 5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। अगर सवाल बन जाएगा इससे 2-3 सवाल भी, अगर 2 सवाल अगर कहीं किसी एग्जाम में फंस गए तो आपके 2 नंबर ये पक्के देके जाएंगे 5 घंटे में। तो 5 घंटे की क्लास और 2 नंबर, आप डिसाइड कर लीजिए क्लास करनी है कि नहीं करनी है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये किसमें? आपका आर्टिकल 124 से 147 तक, संविधान के भाग 5 में। पहली बात तो यही हो गई जो जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी, कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में इसको दिया गया है। दूसरी बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके तहत 1774 में, कहाँ? 1774 में पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता में। पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना, पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, पहली बात। दूसरी बात क्या था इसमें? एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, तो 1+3, तो
तो एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसमें। और ये जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था लॉर्ड इम्पे। लॉर्ड इम्पे, ध्यान रखिएगा आप लोग इस नाम को भी, लॉर्ड इम्पे। ठीक, पहले ये जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये स्वतंत्रता पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, स्वतंत्रता पूर्व के बाद की भी बात करेंगे, जब भारत गणतंत्र हुआ उस टाइम की भी बात हम लोग करेंगे। तो ये बात हो गई 1774 की कि पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है कहां पर, कोलकाता में। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, भारतीय संविधान में क्या किया गया, एकीकृत न्याय की व्यवस्था की गई। अब आपको एकीकृत न्याय से मतलब ये समझना होगा, एकीकृत मतलब कि राज्यों के लिए और संघ के लिए एक ही कहाँ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत एक संघीय देश है, अमेरिका भी एक संघीय देश है, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ के संघीय न्यायालय अलग हैं और क्या राज्यों के मामले में जो निपटारा होता है उनके न्यायालय अलग हैं। लेकिन यहाँ क्या, अगर आप राज्य के न्यायालय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग को समझनी होगी। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी, फेडरल कोर्ट की, 1937 में। 1937 में, अक्टूबर 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक, कहां, दिल्ली में। और ये जो फेडरल कोर्ट थी, ये फेडरल कोर्ट आपको किसको रिपोर्ट करती थी, प्रिवी काउंसिल को, प्रिवी काउंसिल को। तो ये बात 2 क्लियर हो गई। अब प्रिवी काउंसिल क्या था, ये जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई दिल्ली में, इसके जो मामले थे ये कहाँ जाते थे, ये जाते थे आपके प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल क्या थी, एक अपीलीय अदालत थी, यहाँ के मामले सारे कहाँ जाते थे, प्रिवी काउंसिल में। ये बात आप लोग को यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, ये जो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट जो था, इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था मॉरिस गोयर। मॉरिस गोयर, तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। तो आपको पता है उच्चतम न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, फिर उच्च न्यायालय के अधीन भी जो जिला न्यायालय जिनको हम कह सकते हैं या अधीनस्थ न्यायालय हम लोग कह सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके हम लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय और एक कैसा आपका हो गया, इसको उच्च न्यायालय कर लीजिए आप लोग, उच्च न्यायालय। और इधर आपका हो गया अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। माफ कीजिएगा। ठीक, अब आपको पता है कि पहली बार जो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो इसके बाद जो फेडरल कोर्ट था उसके बाद जो भारत में पहली बार जो स्थापना की गई, कब, 28 जनवरी सन 1950 को। यानी कि भारत के गणतंत्र बनने के जस्ट 2 दिन बाद भारत में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस उच्च न्यायालय का उद्घाटन समारोह अगर कहाँ किया गया था, तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, नरेंद्र मंडल भवन। नरेंद्र मंडल भवन ये कहाँ है आपका, दिल्ली में। दिल्ली में क्या एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कब, 28 जनवरी 1950 को। बहुत ध्यान से समझना हर बात को, किसको, 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को। जस्ट 2 दिन बाद जब भारत देश गणतंत्र होता है उसके 2 दिन बाद क्या, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, नरेंद्र मंडल भवन में। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया था, नरेंद्र मंडल भवन में।
अब हम दूसरी बात क्या करते हैं, अब भारत शासन अधिनियम आपको अगर 1935 के तहत लागू एक संघीय व्यवस्था के तहत इसका न्यायालय का उत्तराधिकारी जो था प्रीवी काउंसिल, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1935 के तहत आपको जो मैंने अभी प्रीवी काउंसिल बताया जो ब्रिटेन में था, इस उच्च न्यायालय ने उसका स्थान ले लिया। मतलब अब यही अपीलीय अदालत थी, यही सर्वोच्च न्यायालय था। अब इसके बाद में क्या, आपको यहाँ से कोई भी मामला अपील के लिए क्या प्रीवी काउंसिल नहीं जाएगा। तो ये जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय हो गया था, आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम जब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के गठन की, तो आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख करता है। कौन? आर्टिकल 124। जब हम गठन की बात करते हैं, आर्टिकल 124 इसके गठन के संबंध में देखिए मूलतः संविधान, देखिए जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब मूलतः इसमें क्या था कि टोटल 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से पता होगा आपको। गठन के समय यानी कि कब? 28 जनवरी 1950 को कितने? 8 टोटल जज थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 7 कैसे थे? 7 अन्य। ठीक, 7 अन्य न्यायाधीश। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। फिर आपको पता होगा ये क्या लगातार बार बार ये जो संख्या थी जजेस की, ये बढ़ती रही। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या है वो है कितनी? 34 में से एक आपके मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे और बाकी जो आपके 33 बचते हैं वो अन्य न्यायाधीश। तो आपको पता होगा संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत कितने? 31 मुख्य न्यायाधीश थे। कितने? 31 मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2019 में एक और संशोधन हुआ। अब कितने? अब हो गए 34। कितने? संविधान संशोधन अधिनियम 2008 के तहत कितने? 31 थे। ठीक, ये बात, इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश, एक CJI थी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 30 अन्य। ठीक, अदर। अब 2009 में क्या हुआ कि उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 34। अब 34 में से एक तो आपके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर। और ये जो अदर हैं ये भी न्यायाधीश ही होंगे, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात की कि गठन किसके अंतर्गत दिया गया है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत दिया गया है। और 124 इस बात का उल्लेख करता है कि 28 जनवरी 1950 को। अब ध्यान देने वाली बात जो सबसे जरूरी ये है कि जब भी आपसे पूछेगा, आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए या न्यायाधीशों की संख्या या बढ़ाने घटाने के लिए संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाता है। संविधान में अभी भी अगर आप आर्टिकल 124 को पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 में सीधे सीधे यही लिखा है 1+7। 1+7 का मतलब क्या है कि एक चीफ जस्टिस और 7 अदर। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने के लिए मूल संविधान में क्या कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जाता है। साधारण बहुमत द्वारा क्या होता है, इनकी संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। दूसरी बात अगर हम करें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आर्टिकल 124 इस बात का उल्लेख करता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। आपको मैंने जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, राष्ट्रपति क्या अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और यह नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? नियुक्ति किसकी? मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है? नहीं। तो पर सबसे पहली बात तो क्या, जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति के संबंध में अगर हम बात करें, नियुक्ति की
ये भी 124 में ही उल्लिखित है। नियुक्त के संबंध में क्या करता है कि राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। पहली बात, राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श पर, इसकी परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। इसकी परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। तो ये दो बातें आपको बहुत ही स्पष्ट समझ लेनी है यहाँ पर कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इस बात का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, अनुच्छेद 124 में। और जो आप भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उस न्यायाधीश की परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कहाँ पर, आपके सर्वोच्च न्यायालय में। ये दो बातें आप लोग को यहाँ पर समझनी है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो परामर्श है, बहुत ही ये उलझा हुआ परामर्श का विषय रहा है कि आखिर कौन परामर्श देगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 124 इस बात का भी जिक्र करता है कि हाई कोर्ट ये जो परामर्श देंगे, ये सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परामर्श नहीं होगी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा दी जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श करेगा। उसके बाद में नाम सजेस्ट करेगा किसको, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को नियुक्त कर देगा। लेकिन आर्टिकल 124 इस बात की भी व्याख्या करता है कि ये जो परामर्श दी जा रही है, इसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक। और आर्टिकल 124 और क्या कहता है, आर्टिकल अगर 124 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श जो है क्या, आवश्यक है। तो मतलब क्या, हाई कोर्ट के जजेस से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जो आपका मुख्य न्यायाधीश है, उनको परामर्श लेना आवश्यक है या बाध्यकारी है। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि 124 में इस बात की व्याख्या की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से परामर्श लेने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या, परामर्श लेना बाध्यकारी बताया गया है। ठीक, 124 की हम लोग बात करें। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें यहां पर, तो आपको न्यायाधीशों के अर्हताओं के संबंध में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। एक देखिए दोस्तों, यहां पर इस परामर्श के विषय में इस टॉपिक को थोड़ा सा आप पकड़े रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अभी इस पर कई सारे मामले, कई सारे विवाद हुए हैं, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए न्यायाधीशों की अर्हताओं के संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कौन व्यक्ति होंगे जो न्यायाधीश बन सकते हैं, कौन व्यक्ति है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। तो आपको पहली बात तो यही समझनी होगी कि जो भी व्यक्ति भारत का न्यायाधीश बन सकता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे कॉमन बात। दूसरी बात क्या, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो। ठीक, और अगर बात ये देखिए, अर्हताओं की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट इसमें यह रहेगा कि सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी बात क्या, 5 साल हाई कोर्ट में या तो जज रहा हो। ठीक, दूसरी बात, और अब यहां पर ये पॉइंट 2 ही मैं डाल रहा हूं। देखिए, या तो ये हो, ठीक, तब वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने के लायक है। अगर ये ना हो कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज मुख्य न्यायाधीश के पद पर ना रहा हो, तो उसके अलावा क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक लगातार वकालत की हो, हाई कोर्ट में लगातार 10 ईयर्स तक प्रैक्टिशनर रहा हो,
ठीक, हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों को मिलाकर 10 साल प्रैक्टिस की हो, ठीक। या फिर अगर यह भी नहीं है तो क्या राष्ट्रपति की नजरों में क्या होना चाहिए, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। काउंट कैसा व्यक्ति, परंपरागत या सम्मानित, पारंगत माफ कीजिएगा, परंपरागत नहीं, पारंगत न्यायवादी होना चाहिए। मतलब न्यायवादी मतलब क्या आप समझ सकते हैं, पारंगत न्यायवादी का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो क्या प्रेसिडेंट की नजर में पारंगत न्यायवादी होना चाहिए, पारंगत न्यायवादी हो। तो आपको अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखिए कि अभी तक जितने भी जजेस बने हैं, आपको बहुत अच्छे से पता, कॉलेजियम सिस्टम है जिसको भी नियुक्त करते हैं। एक जजेस की बेंच होती है कॉलेजियम सिस्टम में, 6 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बाकी 5 अन्य होते हैं लोग कॉलेजियम सिस्टम में। तो वही लोग जिसका नाम सजेस्ट करते हैं वही लोग क्या मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये 5 साल हाई कोर्ट में जज रहने के बाद जो पहले न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या था, एसएम सिकारी, एसएम सिकारी, बहुत बड़े सिकारी, एसएम सिकारी। तो पहले जो न्यायाधीश थे जो 5 साल हाई कोर्ट में जज रहने के बाद में क्या मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो कौन थे आपके, बन पाए। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि पहली महिला जो हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक प्रैक्टिस करने के बाद में इंदु मल्होत्रा, कौन, इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन पाई थी। आपको ये बात भी यहां पर ध्यान रखना है। अगर अभी हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में 3 महिलाएं न्यायाधीश हैं, 3 महिला न्यायाधीश हैं। बहुत बड़ा इतिहास है कि भारत के इतने साल के इतिहास में आप बात करिए तो अभी तक बहुत कम महिलाएं जो है मुख्य न्यायाधीश के पद पर रही हैं। न्यायाधीश के पद पर भी अगर हम बात करें तो करंट की अगर हम बात करें तो अगर अभी की बात करें तो 3 महिलाएं हैं। पहली तो आपकी इंदु चौधरी, इंदु मल्होत्रा, दूसरी आपकी हो जाएंगी आर भानुमति, और तीसरी हो जाएंगी आपकी इंदिरा बनर्जी। तो ये 3 महिलाएं हैं जो इस टाइम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। ये आपको ध्यान रखना है, करंट का क्वेश्चन बन सकता है यहां से, ठीक है। अब नियुक्ति के संबंध में जो बड़ा केसेस हुए कि भाई आखिर ये जो परामर्श वाला मामला है उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 2014 में जो जब लोकसभा का विघटन हो गया, उससे पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह एक बिल लेकर आते हैं और बिल में होता क्या है कि क्या कहा जाता है कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम है इसको समाप्त कर दिया जाए और कॉलेजियम सिस्टम के समाप्त कर जो एक अलग निकाय बनाया जाए जिससे क्या हो, जजों की नियुक्ति हो सके। आपको बहुत अच्छे से पता होगा 1950 से लेकर 1993 तक जो जजों की नियुक्ति होती थी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती थी, वो मंत्री परिषद की सलाह पर होती थी। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी होगी कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट में मामले होते हैं वो सरकार के खिलाफ ही होते हैं और सरकार ही नियुक्त कर रही है किसको, जजेस को। तो ये क्या होगा, जो न्याय की प्रकृति होगी वो उचित नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब 1950 से लेकर 1993 तक किसकी, मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ही किसकी, मंत्री परिषद की सलाह पर ही जजेस की नियुक्ति होती थी। दूसरी बात, आपको एक केस याद होगा एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में मामले में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय दिया गया और इसे क्या कहा गया, फर्स्ट जज केस कहा गया। किसका, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा, ये कब का मामला था, 1982 का मामला था। ठीक, इस मामले में न्यायाधीशों के संबंध में क्या, न्यायाधीशों की नियुक्त के संदर्भ में निर्णय दिया गया था। और इसे क्या कहा गया, इस केस को क्या कहा गया, इस केस को कहा गया फर्स्ट जजेस केस। इस केस को क्या कहा गया, फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस। तो ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी है। फिर क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगी एक बात कि सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट्स का क्या होता है, बार एसोसिएशन होता है। आपको बहुत अच्छे से पता होता है, बार एसोसिएशन होता है। चाहे आप उच्च न्यायालय में देखें चाहे सर्वोच्च न्यायालय में देखें, एडवोकेट्स का एक बार एसोसिएशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, एडवोकेट्स कई टाइप के होते हैं, एक ऑन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, एक बार एसोसिएशन वाले होते हैं। तो कई प्रकार के वकालत होते हैं, वकील होते हैं। तो एक जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत एक मामला आया 1993 में। के मामले में जजेस के अपॉइंटमेंट की प्रचलित व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई। क्या कहा गया, समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना की गई। क्या कि ये जो मंत्री परिषद की सलाह पर जो ये हो रहा था, मंत्री परिषद की सलाह पर जो ये हो रहा था जजों की नियुक्ति, तो ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का मामला था। जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ ही सारे फैसले आते हैं और मंत्री परिषद की सलाह पर जजों की नियुक्ति हो रही है, तो जो निर्णय आएंगे उनकी प्रकृति सही नहीं होंगी या दबाव में भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया, जो इनकी नियुक्ति कॉलेजियम व्यवस्था, जो इनकी नियुक्ति की ये मंत्री परिषद वाली व्यवस्था थी, इसको समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया, एक कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। किसकी, कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। किसकी, कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। और इस कॉलेजियम व्यवस्था में कितने, 6 सदस्य होते थे। एक कौन, एक तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो होता था, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसका अध्यक्ष होता था, और 5 अन्य न्यायाधीश होते थे। ठीक, कॉलेजियम की स्थापना हो गई। अब आपको बहुत ही एक चीज समझ लेनी है, ये जो कॉलेजियम शब्द है इसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं किया गया है। ये तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जब किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आया, जिसमें उन्होंने अपील की कि ये जो मंत्री परिषद की सलाह पर एडवोकेट जो जजेस की नियुक्ति हो रही है, इसको समाप्त किया जाए। ये जो न्याय प्रक्रिया में जो ये सही से अपने निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो इसके चलते क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कहा कि अब जो है नियुक्तियां जो जजेस की होंगी वो कॉलेजियम के तहत होंगी। कॉलेजियम क्या करेगा, कॉलेजियम जो है सबसे वरिष्ठतम जजों की सूची होगी, उनमें से जिस नाम को सजेस्ट करके राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति उसको क्या करेंगे, न्यायाधीश नियुक्त कर देंगे या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। ये प्रक्रिया थी कॉलेजियम की। ठीक, अब कॉलेजियम की स्थापना कब हो गई, आपको बहुत अच्छे से पता है, 1993 में। अगर आपसे डेट भी पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, 6 अक्टूबर 1993 में कॉलेजियम की स्थापना हो जाती है। ठीक, अब कॉलेजियम में लोग कितने थे उस टाइम, लोगों की अगर हम बात करें तो 5 सदस्य थे। 5 सदस्य में से आपका एक CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस थे। ठीक, सीनियर जजेस। ठीक, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद में 1993 के बाद में 1998 में राष्ट्रपति जी ने खुद संज्ञान लेकर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या ये जो परामर्श दे रहे हैं कॉलेजियम के लोग, जो कॉलेजियम में जो सदस्य हैं, इनकी परामर्श को मानना बाध्यकारी है या इसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्णय दिया कि कॉलेजियम के सदस्यों की परामर्श पर जो भी व्यक्ति के नाम सजेस्ट किए जा रहे हैं, आप उसको पुनः विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं। तो ये बात 1998 में स्पष्ट हो गई।
और इसे कहा क्या गया, जो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था 1998 का, इसे क्या कहा गया, थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। मेरे शब्द ही वचन है, लिखते रहिए। ठीक, थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। फिर आपको एक चीज याद आए कि संविधान सभा में 121वां संविधान संशोधन आता है और 21वें संविधान संशोधन विधेयक, एक मिनट जरा आप थोड़ा सा रुकिएगा। तब एक हम लोग बात कर रहे थे 21वें संविधान संशोधन अधिनियम पर, तो आपको एक नाम ध्यान रखना होगा यहाँ पर, एम.एन. वेंकट चलैया उस समय क्या थे, संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। संविधान समीक्षा आयोग 2002 का जो था उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा कि इस कॉलेजियम इसको समाप्त करने के लिए एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी जैक की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया, किसने, एम.एन., आप ध्यान रखिए सारी बातों को, एम.एन. वेंकट चलैया। तो ये किसका इनकी अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग जो 2002 का था, उन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर देना चाहिए और एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करना चाहिए और जो जजेस की नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट में और उसी से कराई जानी चाहिए। इस प्रकार का सुझाव दिया किसने, एम.एन. वेंकट चलैया जी ने। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2013 में इस आयोग की स्थापना हेतु 120वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कॉलेजियम सिस्टम की बात हो रही है, कहा गया, इसने क्या कहा कि ये जो कॉलेजियम की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म कर दीजिए और एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ले आइए और उसी के तहत क्या, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है उसके तहत कराया जाइए। अब इस अधिनियम को पारित करने के लिए संविधान सभा में संसद में 120वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और ये लाया कहाँ गया, लोकसभा में ये अधिनियम लाया गया। अब लोकसभा में वर्ष 2014 में, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 2013 में लाया गया, 2014 में लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये लोकसभा भंग हो गई तो ये अधिनियम निरस्त हो जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जब भी लोकसभा भंग होगी तो उसमें जो अधिनियम अगर बिना पारित हुए रह गया तो वो अधिनियम नहीं, जो बिल है वो बिल भी समाप्त हो जाएगा। ये बात चाहे आप राज्यसभा में हो बिल और चाहे लोकसभा में बिल, चाहे वो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चला गया हो और राज्यसभा ने अपना कोई मत ना दिया हो, तब भी वो बिल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हुआ, 12 अगस्त 2014 में इसके स्थान पर 121वां संविधान संशोधन लाया गया कि 120 में कुछ नहीं हो सका तो फिर 12 अगस्त, क्योंकि मई में दोबारा सरकार बन जाती है, फिर 12 अगस्त फिर मोदी सरकार, पहला मोदी 1.0 आती है। उसके बाद में क्या होता है, फिर 12 अगस्त 2014 को इसके स्थान पर 21वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया और जल्दबाजी देखिए कि 16 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हो जाता है। फिर 18 अगस्त को देखिए 121वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया। ठीक, कहाँ, लोकसभा में और लोकसभा से ये कब लाया गया, 12 अगस्त 2014 को, और 12 अगस्त को आया ये और 14 अगस्त 2014 को ठीक 16 अगस्त 2014 को ये सर्वसम्मत से लोकसभा से पास हो जाता है। यहाँ से पास होने के बाद में जाता है राज्यसभा और राज्यसभा में ये कब, 18 अगस्त 2014 को सर्वसम्मति से पास हो जाता है। ठीक, और राज्यसभा में इस बिल का सिर्फ एक लोग ने विरोध किया था, उनका नाम मैं आपको बता दूं, राम जेठमलानी जी ने इस बिल का विरोध किया था राज्यसभा में। यहाँ भी ये सर्वसम्मति से पास हो जाता है। फिर क्या होता है, अब जब राज्यसभा से पास हो गया, जब भी कोई संविधान संशोधन की बात आती है तो ये कहाँ, उस टाइम पे कितने, 29 राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों में गया। वहाँ से जैसे ही ये 16वें राज्य से पास हुआ, जैसे ही 16वें राज्य से पास होता है और बिल फिर कहाँ चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास में। ठीक, और ये बिल अब जो है 31 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2015 को, 31 दिसंबर 2015 को किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। और 31 दिसंबर 2014 को ये प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है और प्रेसिडेंट इसको उसी दिन पारित करके, और फिर क्या होता है कि 1 जनवरी 2015 से इसे क्या है, यह 99वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हो जाता है। और क्या किया जाता है, भाग 5 में 3 नए आर्टिकल्स जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से, 124A, 124B और 124C। अब ये कब, 1 जनवरी 2015 से 99 संविधान संशोधन लागू हो जाता है। संविधान संशोधन लागू हो जाता है। अब ये चीज मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। ये जो 99वां संविधान संशोधन था, ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाए। क्यों, क्योंकि इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। पूरा का पूरा संविधान संशोधन जो था 99वां, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अभी भी इसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो अब ये जो नए आर्टिकल्स 3 जोड़े गए, 124A, 124B, 124C, इसके तहत कौन कौन से, 124A, 124B और 124C। अब 124A में इन्होंने क्या कहा, 124A में कहा कि एक नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनजैक। इसका पूरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। और इसमें कितने, 6 मेंबर्स होना चाहिए। और 6 मेंबर्स में से एक आपके CJI, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी कौन, बाकी जो इसका जो अध्यक्ष होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और जो 2 सदस्य होंगे, इसके जो 2 सदस्य होंगे वो दो मेंबर्स होंगे। ठीक, 2 मेंबर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तीसरी बात, इसमें एक क्या होगा, एक वित्त मंत्री इसका सदस्य होगा, वित्त मंत्री। ठीक, एक वित्त मंत्री भी इसका सदस्य होगा, मंत्री भी सदस्य होगा। कितने हो गए, 1 2 1 4 हो गए। और क्या, 2 जो इसमें सदस्य होंगे, 2 और जो ये सदस्य होंगे, इनको कौन, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ठीक, तो ये बात हो गई। कहा कि 124A में कहा कि नेशनल जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा और इस कमीशन में 6 लोग होंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, 2 मेंबर होंगे और एक वित्त मंत्री, और यानी कि क्या, ये सरकार का आदमी हो गया वित्त मंत्री। दूसरी बात हो गई यहाँ पर 2 व्यक्ति जो कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं 124B की। अब ये 124B क्या कर रहा था, जो ये एनजैक बना है, जो एनजैक बना है, इसके कार्यों का उल्लेख कर रहा था कि ये क्या कार्य करेगा, कार्यों का उल्लेख कर रहा था। तो क्या करेगा, इसके कार्य क्या थे, सुप्रीम कोर्ट में जजेस का नियुक्त करना, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करना। ठीक, हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट करना, जजेस का अपॉइंटमेंट करना। ठीक, और क्या था, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करना, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करना। ठीक, ये इसके कार्य थे। अब 124C की अगर हम बात करें तो एनजैक के संदर्भ में कानून बनाने की जो पावर्स थी उस किसको दी गई थी, संसद को। कहा कि एनजैक के संबंध में जो भी पावर्स हैं, इनके नियम और कानून बनाने के संदर्भ में, वो किसके पास में है, वो किसके पास है, संसद के पास में। वो किसके पास में है, संसद के पास में। ये बात की गई 124A और 124B, 124C में। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक
ये जो मामला था, ये जो 99वां संविधान संशोधन था, इसको क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। किसको? इस संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इसको किसके कौन से मामले में? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में इसको चुनौती दी गई। और क्या हुआ कि इस प्रकार के मामलों की जब सुनवाई होती है तो एक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की स्थापना की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी, जो संवैधानिक पीठ थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कौन थे? जे.एस. कहर। जे.एस. कहर जी ने अपना ऐसा कहर बरपाया, कहा कि ये जो आपका 99वां संविधान संशोधन है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है तथा जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको प्रभावित करता है। और ये बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जो है पूरे के पूरे 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। ठीक। और कहा क्या कि एनजैक जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। ठीक। और ये जो पूरा केस था, इस केस को क्या कहा जाता था? फोर्थ जजेस केस 2015। ठीक। ये जो पूरा केस था 99वें संविधान संशोधन को हटाने के लिए, इसको क्या कहा गया? फोर्थ जजेस केस कहा गया। ठीक। जब ये एनजैक स्थापित हुआ, एनजैक को दोबारा जब क्या हुआ, एनजैक को दोबारा से जब खत्म कर दिया गया पूरे 19 जो आपका कौन सा 99, ठीक है ना, जब 99वें संविधान संशोधन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया तो फिर से क्या, वो जो आपकी कॉलेजियम वाली व्यवस्था थी, जो कॉलेजियम वाली व्यवस्था थी उसको पुनः स्थापित कर दिया गया, उसको पुनः स्थापित कर दिया गया। अब ये तो नियुक्ति के संबंध में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे क्या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में संविधान कुछ कहता है कि नहीं कहता है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में संविधान मौन है। संविधान मौन है। आर्टिकल 124 सिर्फ इस बात की व्याख्या करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये बात सिर्फ कहता है आर्टिकल 124। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। ठीक। अब आखिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या होता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है। लेकिन इस परंपरा को भी 2 बार तोड़ा गया। कब कब? इस परंपरा को भी 2 बार तोड़ा गया। आपको ध्यान होगा कि 1973 में एन रॉय, अजीत नाथ राय को क्या 3 जजों से ऊपर, 3 जजेस के नीचे थे उनका नाम, क्योंकि वरिष्ठता के क्रम में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश का चुनाव होता है, तो 3 जजेस के नीचे थे कौन? अजीत राव। ठीक। एन राव, अजीत नाथ रॉय, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। फिर जब आप 1973 की बात थी ये, और 1977 में अगर देखें तो MU बेग को बना दिया गया। ठीक है। तो ये 2 बार ऐसा हुआ कि जो है कि वरिष्ठतम जो है सदस्यों को मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर उनसे नीचे वालों को न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके शपथ या प्रतिज्ञापन की। तो देखिए अनुच्छेद 124 ही इनके शपथ की बात करता है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में जो शपथ है, शपथ के विषय में कौन बात करता है? अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को क्या राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति शपथ दिलाएगा। और शपथ किस बात की दिलाता है? शपथ किस बात की दिलाएगा बताओ? कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, न्याय में किसी भी प्रतिषेध की भावना नहीं रखूंगा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होती हैं। अब लेकिन व्यवहार में क्या चल रहा है? व्यवहार में ये चल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति या राष्ट्रपति खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिला देता है। ये चीजें चल रही हैं व्यवहार में। ठीक।
और ये जो शपथ का प्रारूप है, ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीशों को, इस शपथ का प्रारूप है ये कहाँ पर है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये अनुसूची 3 में जो ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है उसका प्रारूप है, किसमें, अनुसूची 3 में। अब बात करते हैं वेतन और भत्ते की। अनुच्छेद 125 देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रपति मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के व्यय बताया था, एक संचित निधि से भारित व्यय बताया था ना, जब मैं संसद का टॉपिक पढ़ा रहा था। तो भारित व्यय क्या था कि भारित व्यय से किसको किसको वेतन भत्ता दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है, महालेखा परीक्षा से CAG को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, इन लोग को कहाँ से पैसा दिया जाता था, संचित निधि से। तो ठीक, तो 125 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो भत्ते हैं वो कहां से दिए जाएंगे, संचित निधि से दिए जाएंगे। ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान रखनी होगी, ठीक। अब भारित व्यय की बात आ गई, तो भारित व्यय क्या है? भारित व्यय एक ऐसा व्यय है जिस पर संसद में बहस तो हो सकती है लेकिन क्या, उस पर मत नहीं दिया जा सकता, वो होते हैं भारित व्यय आपके, ठीक। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में। देखिए संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में बस इतना सा कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर रह सकता है, और वो अगर चाहे, उससे पहले अगर चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। दूसरी बात अगर करें, संसद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाना, कैसे हटाया जा सकता है न्यायाधीश को। देखिए, तो सबसे पहली बात भाई, जो लगाएगा वही हटाएगा, तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है, ठीक। अब राष्ट्रपति कब हटाएगा? जब संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए इन न्यायाधीश को हटाने के संबंध में, तभी इनको राष्ट्रपति हटाएगा। और ये प्रस्ताव, ध्यान रखना, ये जब भी कोई किसी मुख्य न्यायाधीश को या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए जब भी कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, वो लोकसभा विघटित होने पर भी समाप्त नहीं होगा। एकमात्र ऐसा प्रस्ताव है जो लोकसभा के विघटित होने पर भाई क्या होता है, समाप्त नहीं होता है। अब मान लीजिए ये प्रस्ताव दोनों सदनों से पास हो जाएगा, दोनों सदनों से पास होने के बाद में क्या होगा, बहुमत से पास होना पड़ेगा, उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद उनको, किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये प्रस्ताव लाया क्यों जाएगा, भाई इसका आधार क्या होगा? तो देखिए, इसका आधार बस इतना होगा, दुर्व्यवहार किया हो या तो न्यायाधीश ने, या क्या किया हो, कदाचार किया हो। और इसी दुर्व्यवहार और कदाचार को सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, और प्रस्ताव जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होगी, अब इसकी जांच किसके, ये जो प्रस्ताव आ रहा है, तो एक यहां पर एक जांच अधिनियम बनाया गया, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। तो सुप्रीम कोर्ट को जजेस को हटाने के लिए के महाभियोग के संबंध में जो भी प्रस्ताव आता है उसकी जांच होती है, ठीक। अब ये जो निष्कासन प्रस्ताव आया है ये क्या होगा, अगर ये लोकसभा में आ रहा है तो 100 सदस्य इस पे हस्ताक्षर किए होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो इस पे 50 सदस्यों को हस्ताक्षर किया होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर हो गई। और जब ये 100 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। वैसे ही राज्यसभा में कब रखा जाएगा, जब 50 सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो राज्यसभा के सभापति के समक्ष ही प्रस्ताव को रखा जाएगा। और राज्यसभा और लोकसभा की ये अपनी खुद की शक्ति होगी कि ये जो महाभियोग का प्रस्ताव आया है न्यायाधीश के खिलाफ में उसको स्वीकार करे अन्यथा अस्वीकार करे। ये किसकी शक्ति होगी, ये राज्यसभा अन्यथा लोकसभा की ये खुद की शक्ति होगी। अगर स्वीकार कर लेगा तो एक 3 सदस्यीय समिति की जांच होगी, और ये 30 सदस्य कौन रह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं इनमें से एक, या दूसरे कौन, हाई कोर्ट का जज रह सकते हैं। और तीसरी अगर हम बात करें
तो हाई कोर्ट, दूसरा अगर बात करें तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, और तीसरा अगर सदस्य इसमें कौन होगा, कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। ठीक, तो इस समिति का जो गठन होगा उसमें 3 सदस्य होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। देखिए मेरा लिखने का मन नहीं हो रहा है, दैट्स वाई मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं ओरली। तो ये हो गई। ठीक, अब जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद में प्रस्ताव जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, भाई जांच हो गई, दोष सिद्ध हो गया, और दोष सिद्ध होने के बाद प्रेसिडेंट के पास में चला गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक आदेश जारी कर देगा, एक वारंट जारी कर देगा। वारंट को हिंदी में क्या कहेंगे, अधिपत्र। अधिपत्र जारी हो जाएगा तो उस जो न्यायाधीश है उसको उसके पद से मुक्त कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अभी तक किसी, आपको यह बात यहां पर ध्यान रखनी होगी कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर ये महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। केवल एकमात्र एक न्यायाधीश थे, उनका नाम मैं अगर बताऊं, वी रामास्वामी, 1991 से 1993 है। लेकिन क्या हुआ कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन क्या हुआ फिर क्या, उसके बाद ये प्रस्ताव तो आया, उसके बाद फिर क्या, लोकसभा विघटित हो गई, तो ये प्रस्ताव फिर वही पास नहीं हो पाया। तो उसके चक्कर में इन पर क्या हुआ, उसको लागू नहीं किया गया और ये अपने पद पर बने रहे। अब हम बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते कौन है आखिर? ठीक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की चर्चा कहां पर की गई है, आर्टिकल 126 जो है आपका संविधान का, आर्टिकल 126 है वो कार्यवाहक न्यायाधीश की व्याख्या करता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, यहां पर आप मुख्य जोड़ लीजिएगा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चर्चा करता है। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्त हो जाने के बाद, मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त हो जाने के बाद में क्या करे, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। सेम वही प्रोसेस है जैसे राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारणवश रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दें, उसी प्रकार से अगर न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे दें या किसी विपरीत परिस्थिति में उनको पद छोड़ना पड़ जाए, तो उस समय क्या किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य जज को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित कर दिया जाता है या नियुक्त कर दिया जाता है। ये बात कहां पर, आर्टिकल 126 के अंतर्गत दी गई है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 127 की। आर्टिकल 127 क्या कहता है, एडहॉक जज के बारे में। एडहॉक जज कौन होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक, तदर्थ न्यायाधीश, हिंदी मैंने जिसकी बतानी थी उसकी बता दी। तदर्थ न्यायाधीश कौन होते हैं, एडहॉक। अब देखिए गढ़पूर्ति, कोरम शब्द मैंने आपको बताया था, जब संसद तभी नहीं शुरू हो सकती है, संसद में कोई भी कार्य तभी नहीं किए जा सकते हैं जब क्या हो, संसद का 10वां भाग यानी कि कोरम पूरा ना हो रहा हो। उसी प्रकार से क्या, अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है और अगर कोरम अथवा गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या होगा, कोरम यानी कि गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या अगर कम पड़ रही है तो क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के जजेस को क्या कर सकता है, अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ जजों के रूप में नियुक्त कर सकता है। किसके, हाई कोर्ट के। बहुत ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट के जजेस को अल्पकाल के लिए या अनिश्चित काल के लिए, अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस को अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं, कोरम पूरा करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। तो ये होते हैं कौन, तदर्थ न्यायाधीश। ठीक, अब बात करते हैं, और ये जजेस वही होंगे जो कोरम पूरा करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते होंगे, उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 128 की। ये तो यहां हो गया। आर्टिकल 128 क्या कहता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आर्टिकल 128 में क्या कहा गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में चर्चा की गई है। तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन होते हैं, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। कोई सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उससे क्या
अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पद पर कार्य करने के लिए कहा जा सकता है। तो वो कौन होते हैं? सेवानिवृत्त आपका न्यायाधीश। तो सीजेआई की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। तो ये जो सेवानिवृत्त वाला आपका न्यायाधीश होगा, इसको क्या वही सारी शक्तियां प्राप्त होंगी, वही सारी न्याय की विधियां होंगी जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा। कल हम लोग इसी में और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो लगभग 1 घंटे का हो रहा होगा, तो ज़्यादा बोर नहीं करते हैं। और आज भी मेरा भी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, तो दैट्स वाई उतना मन से मैं या उतने जोश से आपको नहीं पढ़ा पाया। लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि कल की वीडियो में चर्चा बहुत तगड़े और ज़ोर शोर से होगी। तो दोस्तों, बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे साथ, आप जुड़े रहेंगे तो मैं वादा करता हूँ कंटेंट आपको उतना बेस्ट ला कर दूंगा, उतना बेस्ट पढ़ाऊँगा कि आपको कहीं ना मिले। देखिए दोस्तों, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। एक तो मेरे पास में ये बुक है लक्ष्मीकांत की, इससे पढ़ता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। दूसरी चीज़, एक बुक आती है संविधान बेयर एक्ट की, आप भी चाहें तो उसको ले सकते हैं। एक बुक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको ले लीजिए। ये 3 बुक्स आपको जो है पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पास होने के लिए। बेयर एक्ट्स में आपके करंट के नॉलेज की चीज़ें रहती हैं, तो आप ये 3 चीज़ें एकदम प्रीफर कर सकते हैं पॉलिटी की नॉलेज के लिए। तो मैं सारी यही तीनों चीज़ों से आपको पढ़ाता हूँ। और इतनी मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करना, फिर उसके बाद में आपको डिलीवर करना, तो आपसे अच्छे रिस्पॉन्स की मुझे भी आशा रहती है। तो दोस्तों, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दोस्तों चलता हूँ, आपसे विदा चाहूँगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।